प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। और स्टीरियो केमिस्ट्री में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो कल वीडियो डाला था हमने, उसमें हम इतनी बात कर चुके हैं कि आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में दो पार्ट थे, एक स्ट्रक्चरल, दूसरा क्या, स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करना है। किसके बारे में? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम बताया था कल, अभी दो मॉलिक्यूल होंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। दो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए एक आपका ये है और दूसरा क्या है, एक मॉलिक्यूल ऐसा है, ये दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूल का जो डिफरेंट है वो क्या है? स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंट। मतलब मॉलिक्यूल का फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन मॉलिक्यूल का स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट, ठीक है ना। तो स्पेशल हम बताया था ना कि जैसे डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखिए, दोनों मिथिल एबव है ऊपर साइड स्पेस में और दोनों हाइड्रोजन नीचे, और यहाँ क्या है, एक मिथिल ऊपर दूसरा मिथिल कहाँ? नीचे, ठीक। तो हमने बताया था कि टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट देयर स्पेशियल अरेंजमेंट। और स्पेस में जो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट है किसका है? एटम और ग्रुप का है, ठीक। तो ये हम लोग बात कर चुके थे। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं पुनः। जैसे आपने स्ट्रक्चरल को दो भागों में डिवाइड किया, उसी तरह से हम स्टीरियो को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका कॉन्फ़िगरेशनल और दूसरा होता है क्या? कॉन्फर्मेशनल। एक होता है आपका क्या, देखिए, कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरा जो होता है क्या होता है? कॉन्फर्मेशनल। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशनल और क्या, कॉन्फर्मेशनल। होता क्या है कि मान लीजिए दो हमारे आइसोमर्स हैं, अगर ए हमारा बी में चेंज हो रहा है तो ए को बी में चेंज, मतलब एक आइसोमर्स जब दूसरे आइसोमर्स में चेंज होता है तो उसका जो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वह कितना होता है? मोर देन 16 किलो कैलोरी। कितना होता है? मोर देन 16 किलो कैलोरी। मतलब इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा कितना होगा? मोर देन 16 किलो कैलोरी। तब इसको हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत? कॉन्फ़िगरेशनल के अंतर्गत, ठीक। कॉन्फर्मेशनल में क्या होता है? कॉन्फर्मेशनल में दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, मान लीजिए आपने ए बनाया है, वो दूसरा क्या है? बी। ये दोनों आइसोमर्स हैं आपस में, स्टीरियो आइसोमर्स। इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वह कितना होता है? लेस देन 16 किलो कैलोरी। मतलब एनर्जी गैप जो होता है कितना होता है? लेस देन 16 किलो कैलोरी। मतलब एनर्जी गैप जो होता है वो 16 किलो कैलोरी से क्या होगा? कम होगा। ये वाला गैप इससे कम होगा, ठीक। तो स्ट्रक्चरल में एनर्जी गैप मोर देन 16 किलो कैलोरी होता है, और कॉन्फर्मेशनल में क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशनल में आपको मोर देन 16 किलो कैलोरी, और कॉन्फर्मेशनल में कितना होता है? लेस देन 16 किलो कैलोरी, ठीक है ना। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट है कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरा क्या? कॉन्फर्मेशनल। तो फर्स्ट में लिखिएगा कॉन्फ़िगरेशनल में, कॉन्फ़िगरेशनल में लिखिएगा, इसमें कॉन्फ़िगरेशनल में लिख लीजिएगा, दोज स्टीरियो आइसोमर्स इन विच दोज स्टीरियो आइसोमर्स, लिखिए, दोज स्टीरियो आइसोमर्स इन विच मोर देन 16 किलो कैलोरी, दोज स्टीरियो आइसोमर्स मोर देन 16 किलो कैलोरी, मोर देन 16 किलो कैलोरी, ये यूनिट है 16 किलो कैलोरी। एनर्जी 16 किलो कैलोरी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर देयर इंटर कन्वर्जन आर कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, या आर कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, and this phenomena is known as कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब कह रहे हैं कि जब दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों को एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होना चाह रहा है तो उसके
ए और बी के दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है कितना होना चाहिए, 16 किलो कैलोरी से ज़्यादा होना चाहिए। तो यह मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहलाएंगे और यह फिनोमेना क्या कहलाएगा, कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाएगा, क्योंकि इसी का पार्ट है ना ये हमारा। ठीक, तो ये हमारा डिफिनेशन रही। इसके बाद आप लोग स्टार करके लिखिएगा, स्टार करके, इसी में स्टार करके कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स आर टू टाइप्स, आर टू टाइप्स, आर टू टाइप्स। इसको ये दो प्रकार का होता है। एक हमारा होगा क्या, पहला हमारा होता है ऑप्टिकली, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, और दूसरा जो होता है क्या, जियोमेट्रिकली, जियोमेट्रिकली, ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरा क्या, जियोमेट्रिकली, है ना। फर्स्ट होता है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स और दूसरा क्या था, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, या जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी कह सकते हैं इसको, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी इसको बोल सकते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, आइसोमर्स, है ना। फर्स्ट आपका ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, आइसोमर्स, और दूसरा क्या, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। हमने बताया आपको कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं, इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला हमारा होता है कॉन्फिगरेशनल और दूसरा क्या, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक, दो होते हैं। अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स वे सभी होते हैं जिसमें दो आइसोमर्स के बीच का एनर्जी गैप मोर देन 16 किलो कैलोरी होता है। अगर हम ए को बी में चेंज करना चाहते हैं तो इनके बीच, ये जब बी में चेंज होगा तो इसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 16 किलो कैलोरी की एनर्जी ज़्यादा की, है ना। और कॉन्फर्मेशनल में क्या होता है, 16 किलो कैलोरी से कम एनर्जी गैप होती है इन दोनों के बीच में। ठीक, तो हमने बताया कि एक कॉन्फिगरेशनल होगा जिसकी एनर्जी गैप कितना होगा, मोर देन 16 किलो कैलोरी। अब 16 किलो कैलोरी है, अब इसको हम दो भागों में डिवाइड किया। पहला क्या, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स और दूसरा क्या, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया है इसको। ठीक, तो थोड़ा सा लैंग्वेज वहाँ पे आपको डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन यहाँ पे हम बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं। आप बस इतना याद रखिएगा कि इसकी एनर्जी गैप क्या होती है, 16 किलो कैलोरी होती है, 16 कैलोरी मोर देन 16 किलो कैलोरी, और इसकी जो होती है कितना होती है, लेस देन 16 किलो कैलोरी। ठीक, अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा क्या, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। पहला हेडिंग लीजिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ठीक, और इसी को हम कहते हैं इनएंशियोमेरिज्म। इसी को ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म को क्या, आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, इनएंशियोमेरिज्म। ठीक, तो देखिए ध्यान से, इसी को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं क्या, इनएंशियोमेरिज्म। ठीक, तो देखिए इनएंशियोमेरिज्म होते हैं क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते क्या हैं, ऐसे सभी कंपाउंड जो अपना क्या दें, मिरर इमेज दें। क्या दें, मिरर इमेज, मतलब इसकी मिरर इमेज हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये मिरर है मान लीजिए आपका, तो ए सी ऐसे रहेगा, डी इधर हो जाएगा और बी इस साइड हो जाएगा। तो यह कंपाउंड हम कह सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों है, क्योंकि अगर इस मॉलिक्यूल को हम, ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, लेकिन वह क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। यह मिरर इमेज है और उसकी मिरर इमेज उसको, उस मॉलिक्यूल को सुपर इम्पोज ना करे। सुपर इम्पोज मतलब समझ रहे हैं, अगर हम इसको उठा के इस मॉलिक्यूल पर रखें तब पूरी तरह से कवर ना हो। समझ रहे मेरी बात को ना, इसका मिरर इमेज है, फर्स्ट का मिरर इमेज सेकंड है, लेकिन इस मॉलिक्यूल को उठा के अगर इस पर हम रखना चाहें और पूरी तरह से कवर कराना चाहें तो ए को कवर करेगा, सी को कवर करेगा, लेकिन डी की जगह क्या है, बी, और इस डी की जगह क्या है, बी। तो यह मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज नहीं करता है। ठीक, तो लिख लीजिए थोड़ा सा इसमें डिफिनेशन। ऑप्टिकली एक्टिव में दोज कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोज कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोज कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर, दोज मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर एंड सेम
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे लिखिएगा, एंड सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में until the reaction condition ब्रैकेट में लिखिएगा until the reaction condition A कायरल, जब तक हमारा रिएक्शन क्या हो, कंडीशन हो कायरल हो, कायरल हम बात करें क्या होता है, until the reaction condition A स्पेस करके कायरल ब्रैकेट क्लोज, बट differ the behavior towards plane of polarized light ब्रैकेट में लिख लीजिएगा plane of polarized light PPL plane of polarized light are called the enantiomers are optical active isomers of each other and this phenomena is known as enantiomerism ORR optically active isomers ठीक। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर जानने बस इतना बस जानिएगा आप लोग, जब कोई मॉलिक्यूल हो अपना मिरर इमेज दे और वो मिरर इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज ना करे, ठीक। अब एक का बिहेवियर हमारा पीपीएल के प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के प्रति मान लीजिए क्लॉकवाइज हो, तो दूसरे क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, तभी ये मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, समझ रहे हैं ना। वरना अगर मान लीजिए दोनों क्लॉकवाइज हो या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो तो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल का मिरर इमेज होना चाहिए और नॉट सुपर इम्पोज होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मॉलिक्यूल आधा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा कहाँ करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम बात करें अगर आपसे, जैसे हम बात करें कि थोड़ा सा इसी के नीचे बना लीजिएगा इस तरह से, देखिए ध्यान से। जैसे हम कहते हैं हमारी ये वाइट लाइट है, क्यों वाइट लाइट आप लोग जानते हो ना, सभी दिशाओं में होती है इस तरह से, यह सभी दिशाओं में होगी इस तरह से। अगर इस वाइट लाइट को हम किससे गुजारें, निकॉल प्रिज्म होता है, एक निकॉल प्रिज्म है ना, ये हमारा मान निकॉल प्रिज्म है, क्या है, निकॉल प्रिज्म है। इससे अगर हम गुजारें तो यह लाइट का डायरेक्शन जो होता है क्या होता है, एक तरह का मतलब हो जाता है, एक दिशा में हो जाता है, सभी कहाँ एक दिशा में हो जाती है। इसी को हम कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। किसी वाइट लाइट को हमने, वाइट लाइट को जो हमारा ये सब लाइट है, प्रकाश है, इसको हम कहाँ से गुजारें, निकॉल प्रिज्म से, निकॉल प्रिज्म से गुजारें तो ये हम लाइट का जो डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन था कहाँ हो गया, इसके गुजरने के बाद यूनि डायरेक्शन हो गया, एक दिशा में हो गया। अब इस पीपीएल को दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा देख लीजिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ देखिए ध्यान से, दिख रहा है आपको। अगर हम इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को हम ऊपर बना दें, ऊपर बनाते हैं ऐसे एरो करके, देखिएगा समझिएगा आप लोग। इसको अगर हम इस पीपीएल लाइट को, इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को हम क्या करें, किसी सॉल्यूशन, किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। अगर इस पीपीएल को हम इसी ऑर्गेनिक, किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास कराएं तो हो सकता है इसका 3 कंडीशन बन सकती है। कितना कंडीशन बन सकती है, 3 कंडीशन बन सकती है। क्यों क्यों, देखिए खुद सोचिए, अगर हम इस जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है उसको अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से गुजारें, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से गुजारें तो इसकी 3 कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि इस लाइट का डायरेक्शन जो क्या हो, लाइट के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग ना हो, ये सेम ऐसे है ना। हो सकता है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर दे,
क्लॉकवाइज का मतलब हम ऊपर बनाते हैं इसको, हो सकता है ये किधर रोटेट करे, क्लॉकवाइज, ये भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे भी कर सकता है। देखिए ध्यान समझ लीजिए, व्हाइट लाइट को निकॉल प्रिज्म से गुजारा, निकॉल प्रिज्म गुजारने के बाद इस सभी का मल्टी डायरेक्शन था, एक दिशा में हो गया। अब इस लाइट को हम किसी सोल्यूशन से गुजारें, तो सोल्यूशन से गुजारने के बाद हो सकता है लाइट के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बीच वाला, हो सकता है ये लाइट का डायरेक्शन क्या हो, क्लॉकवाइज रोटेट करे, हो सकता है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। ठीक, जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, किस वाइज, क्लॉकवाइज, तो इसको हम कहते हैं डी, डी अभी हम बताएंगे डी क्या होता है। जब एंटी क्लॉकवाइज करता है तो क्या बोलते हैं, यल, क्लॉकवाइज करेगा तो डी होगा और एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो यल होगा, है ना। यह दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। क्यों, क्योंकि एक का रोटेशन हो रहा है ना, एक क्लॉकवाइज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और ये बीच वाला जो होगा वह इनएक्टिव होगा, क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ये हमारा क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक, तो ये हमारा क्लॉकवाइज था, डेक्स्ट्रो डी फॉर्म डी, और ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज तो यल फॉर्म, जिसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और क्या, लीवो रोटेटरी, इसका नाम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये क्या है, लीवो रोटेटरी। एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये हमारा कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, और ये क्या है नीचे वाला, एंटी क्लॉकवाइज है, समझ रहे ना, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, तो ये हमारा ध्यान रखने वाली चीज़ें इसमें है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर हम कहें एक, देखिए ये बना किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कभी पूछ देता है कि निकॉल प्रिज्म किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। व्हाइट लाइट को किसी निकॉल प्रिज्म से गुजारे तो सभी की दिशा क्या होगा, एक साइड में होगी, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इसे कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, PPL। अब इस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को किसी भी बीकर में सोल्यूशन लेके उस बीकर से इस लाइट को पास कराते हैं। अगर लाइट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो डी फॉर्म होता है, और अगर लाइट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो यल फॉर्म होता है। अब अगर लाइट में कोई चेंजिंग नहीं आई तो हमारा मॉलिक्यूल इनएक्टिव होगा, और जिसमें लाइट का चेंज हो जाती है या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, वह मॉलिक्यूल क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, तो अब इसके नीचे स्टार कर लीजिए, स्टार करके इसके बारे में लिख लीजिए, स्टार करके, स्टार करके, है ना। अब देखिए इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ये आपका जैसे हमने अभी बताया था ना, ABCD, और इसी का मिरर इमेज बना दें, क्या ADBC, है ना। तो देखिए ABCD, एक घूम रहा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ला रहा है, और दूसरा क्या करेगा, ABC, ये घूम रहा कैसा आपका, ABCD कैसा घूम रहा है आपका, डी फॉर्म, है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या है, मिरर इमेज है और ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों, क्योंकि अगर इसको उठा के इस पर रखिए तो कवर नहीं करेगा। एक हमारा यल है, दूसरा क्या है, डी है। एक हमारा लीवो रोटेटरी है या एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या तो क्लॉकवाइज है। ठीक, तो इसको लिख लीजिएगा पॉइंट वाइज करके। वन इनेंशियोमर्स भाई, वन इनेंशियोमर्स, ये हमारा निकॉल प्रिज्म, फिर से लिख लीजिए, निकॉल प्रिज्म है। इसमें लिखिएगा वन इनेंशियोमर्स रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, one enantiomers rotate the plane of polarized lights towards clockwise direction, whereas another isomers towards plane of polarized light एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब एक इनेंशियोमर्स, दो हैं जो इनेंशियोमर्स आपस में, हमने बताया ना कि एक ABCD इस तरह बनाया था, एक उसका मिरर। तो एक आपका क्या कराएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इनेंशियोमर्स, और दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक, दूसरी पॉइंट, द इनेंशियोमर्स विच रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन
which rotate clockwise direction, the enantiomers which rotate clockwise direction are called dextro isomers, ब्रैकेट में क्या, डी, ब्रैकेट में डी, है ना। हमने ये बताया आपको कि द एनेंशियोमर्स विच रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो आइसोमर्स, मतलब जो एनेंशियोमर्स क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो आइसोमर्स, है ना। वेयर एज द एनेंशियोमर्स रोटेट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द एनेंशियोमर्स रोटेट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब द एनेंशियोमर्स रोटेट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड क्या, लीवो रोटेटरी, ब्रैकेट में क्या, यल। जो क्लॉकवाइज करेगा उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स कहेंगे या डेक्स्ट्रो आइसोमर्स कहेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको लीवो रोटेटरी आइसोमर्स या क्या, लीवो आइसोमर्स, ये भी हो सकता है, लीवो आइसोमर्स। ठीक, इतनी बात कंफर्म हो गई आपको ना कि जो मालिक्यूल हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी का मतलब क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको क्या, लीवो रोटेटरी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड molecule must be chiral or asymmetric, or क्या, asymmetric or dissymmetric or dissymmetric और डिससिमेट्रिक। हमने कहा कि मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल को या तो कायरल होना पड़ेगा, या तो एसिमेट्रिक होना पड़ेगा, या तो डिससिमेट्रिक होना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए एक वर्ड आया है कायरल, है ना। कायरल क्या होता है, कायरल का मतलब जब कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो, 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम से क्या हो, अटैच हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कायरल कहलाता है ना। अब होता है एसिमेट्रिक, मतलब मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं प्रेजेंट हो, ना तो सेंटर ऑफ, ना तो प्लेन, ना तो एक्सिस, मतलब किसी भी आप इसको डिवाइड करना चाहें मॉलिक्यूल में तो उसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, तो हमारा मॉलिक्यूल कैसा होता है, एसिमेट्रिक, नॉट एनी सिमेट्री, कितना, नॉट एनी सिमेट्री, है ना, नॉट एनी सिमेट्री, मतलब मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं हो। और डिससिमेट्री का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल प्लेन, सुनिए ध्यान से, मॉलिक्यूल प्लेन को और किसको, प्लेन, दूसरा सेंटर, सबको अवॉइड कर दे, लेकिन केवल एक सिमेट्री रखता हो, क्या, एक्सिस सिमेट्री, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है मॉलिक्यूल में, प्रेजेंट होती है, और बाकी सब अब्सेंट होती है। होता है ना आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसमें से अगर मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक, 4-5 सिमेट्री होती हैं, अगर कोई सिमेट्री नहीं है उसमें तो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा। अगर 3 नहीं हो और केवल एक हो, क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, डिससिमेट्रिक होगा। ठीक, ये आगे हम चर्चा करेंगे अभी। तो मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल में मस्ट भी क्या, कायरल होना पड़ेगा, या तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कायरल भी हो सकता है, या तो एसिमेट्रिक हो सकता है, या तो डिससिमेट्रिक हो सकता है। समझ रहे हैं ना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट आर absent, स्टार करके आप पॉइंट करें, प्रेजेंट आर absent chiral center, present or absent chiral center is not any criteria of molecule, optical active, molecule optical active, but
इफ ए मॉलिक्यूल हैज ओनली वन chiral center, but if a molecule has only one chiral center, they are ऑप्टिकल एक्टिव, दे आर ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक, नोट करके देखिए, ध्यान से नोट करके लिखिएगा, इसमें नोट करके लिखिएगा। नोट करके हमने बताया मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए या तो कायरल होना पड़ेगा, या तो एसिमेट्रिक होना पड़ेगा, या तो डिस